नमस्कार। पार्ट 1 में हमने किया था वाक्य की परिभाषा और वाक्य के अंतर्गत आने वाले घटक, जिसमें हमने किया था उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार। आज हम करने जा रहे हैं वाक्य के तत्व। तो वाक्य के तत्व के पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं कि क्या होते हैं ये तत्व। वाक्य में कोई भी शब्द किसी भी रूप में न आकर व्याकरणिक नियमों में बंद कर आता है। वाक्य में कोई भी जो शब्द आता है वो किसी भी रूप में नहीं आ जाता, बल्कि वो व्याकरण के जो नियम होते हैं उनमें बंद कर आता है। ठीक है। साथ ही हर शब्द का एक अपना क्रम होता है, एक निश्चित क्रम होता है। जैसे आपकी जिंदगी के पड़ाव होते हैं, ये नहीं कि सबसे पहले बूढ़ा हो जाएगा फिर बच्चा बनेगा, नहीं ना। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में सबसे पहले क्या आती है, शैशव अवस्था फिर बाल्यावस्था। तो ऐसे ही हमारा है कि इसके अंतर्गत वाक्य के अंतर्गत जो शब्दों का होगा वो एक निश्चित क्रम होगा। कोई शब्द कर्ता के स्थान पर आता है तो कोई कर्म के, और कोई क्रिया के, तो कोई पूरक के स्थान पर आता है। फिर इन शब्दों के बीच परस्पर अनिविति होती है। ये अनिविति क्या है, ये आपको आगे परिभाषा में समझ आ जाएगा। वे लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरणिक कोटियों के अनुसार अपना स्वरूप निर्धारित करते हैं। जितने भी शब्द आएंगे वे लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरणिक कोटियों के अनुसार अपना स्वरूप निर्धारित करेंगे। अगर आपका देखा होगा आपने, कर्ता पुल्लिंग है तो आपकी क्रिया भी क्या आती है, पुल्लिंग आती है। तो इसको हमने क्या करना है, आगे के जैसे जैसे करते जाएंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। इस प्रकार वाक्य की निम्न विशेषताएं सामने आती है। कौन सी विशेषताएं होंगी, वाक्य में आने वाले शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है। वाक्य में जो शब्द आएंगे वो एक निश्चित क्रम में आएंगे। पहले क्या आता है, कर्ता, कर्म और क्रिया, तो एक निश्चित क्रम है उनका। वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होती है। आपको पहले हमने क्लियर किया था कि वाक्य का निर्माण किससे होता है या रचना किससे होती है, उद्देश्य और विधेय से। उद्देश्य के अंतर्गत क्या किया था हमने, कर्ता, कर्ता का विस्तार, और विधेय के अंतर्गत हमने किया था कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया का क्रिया विस्तार, जिसमें हम क्रिया विशेषण लिया था, और कई बार हम पूरक का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो तत्व होता है वाक्य का वो होता है पदों का क्रम। ये क्या है पदों का क्रम, हिंदी में सामान्य पद क्रम कर्ता, कर्म और क्रिया है। ठीक है। पदों का क्रम क्या होता है, पहले सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। ठीक है ना। तो अब एग्जाम्पल से देखते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या है, कर्ता, पुस्तक क्या है, कर्म, पढ़ता क्या है, क्रिया। अगर हम इंग्लिश में देखने की कोशिश करें तो कर्ता को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, और कर्म को ऑब्जेक्ट, क्रिया को वर्ब। ठीक है। तो हमारी हिंदी में क्या आता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। आप इंग्लिश को मत इसमें मिक्स कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारे हिंदी में क्या होगा, कर्ता, कर्म और क्रिया। हिंदी में पदक्रम का बहुत महत्व है। इसे बदल लेने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। अर्थ में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेते हैं इस चीज को। राधा ने श्याम को किताब दी। राधा करता है और किसको किताब दे रही है, वो श्याम को। ठीक है। किसको किताब दी, श्याम को। अगर मैं श्याम को पहले लगा दूंगी तो बिल्कुल बदल जाएगा कि श्याम ने राधा को किताब दी। ये तो अर्थ बदल गया ना। क्या हो गया, पहले राधा दे रही थी, जरूरत किसको थी, श्याम को किताब की। ठीक है। राधा ने श्याम को किताब दी। लेकिन मैं अगर ऐसे कर दूं कि पदों का क्रम चेंज कर दूं, मैं लिख दूं श्याम ने राधा को किताब दी, तो इसका मतलब ये बन जाएगा कि श्याम दे रहा है राधा को किताब। ठीक है। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रम हो वहां मुख्य कर्म बाद में आता है। जो कर्म मुख्य कर्म होता है वो कहाँ आता है, बाद में। ठीक है। एक से अधिक, यहाँ पे देखिए, उदय ने राधिका को साइकिल दी। राधिका भी कर्म है और साइकिल भी कर्म है आपका। लेकिन जो मुख्य कर्म होगा, यानी कि साइकिल, क्या ये क्या है, साइकिल मुख्य कर्म है, ये बाद में आता है हमेशा। जो गौण कर्म होगा वो पहले आएगा और मुख्य कर्म बाद में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप। संबोधन तथा विस्मय सूचक शब्द वाक्य से पहले प्रयुक्त होते हैं। जो संबोधित करने वाले शब्द होते हैं और विस्मय सूचक शब्द होते हैं वो सबसे पहले प्रयुक्त होंगे। किसे, समझ आ गया होगा आपको कि संबोधित करने वाले, ठीक है, किसी को हम संबोधित कर रहे हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, जिसको भी संबोधित करने वाले हैं वो पहले आएंगे हमेशा। और विस्मय सूचक, हैरानी वाले, शोक वाले, घृणा वाले जो शब्द होंगे वो पहले आएंगे। एग्जाम्पल देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये क्या होगा, ये आपका विस्मय सूचक शब्द होगा, ये प्रयुक्त होगा। वाक्य का पहला तत्व था पदक्रम। ठीक है ना, जिसमें हमने बताया था कि पदों का क्रम क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए।
अगला जो तत्व है वो है अन्विति। वाक्य में संज्ञा शब्द के लिंग, पुरुष आदि व्याकरणिक कोटियों के अनुसार जब अन्य शब्दों का स्वरूप निर्धारित होता है तब उसे अन्विति कहते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि आपको अन्विति क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा, संज्ञा शब्द के अगर आपके स्टार्टिंग में संज्ञा शब्द प्रयोग हो रहा है, लड़का लड़की कुछ भी प्रयोग हो रहा है, तो उसके लिंग, पुरुष आदि व्याकरणिक कोटि के अनुसार अन्य शब्दों का स्वरूप, अन्य शब्द में यानी कि कर्म और क्रिया का स्वरूप किसके अनुसार निर्धारित होगा, संज्ञा शब्द के अनुसार निर्धारित होगा। तो इसे क्या कहेंगे, अन्विति कहेंगे। समझ आओगे, अन्विति किसे कहते हैं, जो संज्ञा शब्द प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, उसका लिंग, पुरुष आदि व्याकरणिक कोटियों के अनुसार अन्य शब्दों का स्वरूप निर्धारित होगा, तब उसे अन्विति कहेंगे। हिंदी वाक्य में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया का, हिंदी वाक्य में जो कर्ता या कर्म होता है ना, उसकी अन्विति किसके साथ होती है, क्रिया के साथ। यानी कर्ता और कर्म किसके अनुसार के अनुसार ही किसका प्रयोग किया जाएगा, क्रिया का। संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति होती है। अगर संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और उसके बाद कर्म सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है तो इनका तालमेल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर लड़का है तो वह का प्रयोग होना चाहिए। विशेषण और विशेष्य की अन्विति होती है, ठीक है ना। अगर आप लड़का लगा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, गोरा लड़का, ठीक है ना। अगर आप यहाँ लगा रहे हैं गोरी और यहाँ लगा दे लड़का तो वो गलत हो जाएगी अन्विति। यानी कि आपके समझ आना चाहिए, आपको कर्ता या कर्म के साथ क्रिया की अन्विति होनी चाहिए, संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति होनी चाहिए, विशेषण और विशेष्य की अन्विति होनी चाहिए। समझ आ गया होगा आपको, एग्जाम्पल आगे क्लियर हो जाएंगे। तथा संबंध कारक का संबंधी से अन्वय होता है। संबंध कारक और संबंधी का अन्वय होता है। मैंने जो ये आपको बताए हैं, आगे मैं आपको इसको क्लियर भी करूंगी। कर्ता या कर्म के साथ क्रिया का संज्ञा सर्वनाम की अन्विति, विशेषण विशेष्य की अन्विति तथा संबंध कारक तथा संबंधी से जो अन्विति होगी वो भी आगे क्लियर करूंगी। सबसे पहले मैंने आपको बोला कर्ता, कर्म तथा क्रिया के बीच अन्विति होनी चाहिए। तो आप देख लेते हैं, यदि कर्ता और कर्म के बाद प्रसर्ग का प्रयोग न हो, प्रसर्ग क्या होती है, काके की, ठीक है। यदि कर्ता और कर्म के बाद प्रसर्ग का प्रयोग न हुआ हो तो क्रिया की अन्विति कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। यानी कि आपकी क्रिया को जो प्रयोग किया जाएगा कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ है लड़के, तो लड़के हैं बहुवचन, तो आपकी क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन में प्रयोग होगी। हो गया क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, इसके साथ प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपकी क्या होगी, जो क्रिया है उसकी अन्विति किनके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार। यहाँ बहुवचन है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बहुवचन। यदि कर्ता प्रसर्ग रहित हो, कर्ता प्रसर्ग रहित हो यानी कि कुछ भी जुड़ा ना हो इसके साथ कारक चिन्ह, और कर्म के साथ प्रसर्ग का प्रयोग हुआ और कर्म के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, तो आपकी क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। तब भी आपकी जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार। चाहे यहाँ पे प्रसर्ग दिया हो और यहाँ पे न दिया हो। जैसे बच्चे गुड़िया को सुला रहे हैं, बच्चे हैं बहुत सारे, गुड़िया तो एक ही है लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, गुड़िया को सुला रहे हैं। यहाँ बहुवचन हो गया। आपने देखा होगा यहाँ बहुवचन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बहुवचन आएगा। यहाँ पे भी हमने क्या कहा था, बहुवचन है तो ये क्रिया कैसी आएगी, बहुवचन। और दोनों में प्रसर्ग का प्रयोग नहीं है, यहाँ पे प्रसर्ग का प्रयोग नहीं है और यहाँ पे प्रसर्ग का प्रयोग है, तब भी क्रिया आपकी किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता और कर्म दोनों के बाद प्रसर्ग हो तो क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में होती है। याद रखिएगा, यदि कर्ता और कर्म अध्यापक ने छात्रों को, आपका अध्यापक ने प्रसर्ग का प्रयोग किया, छात्रों के साथ प्रसर्ग जुड़ा को, तो आपकी क्रिया कैसे आएगी, हमेशा बुलाया यानी कि एक वचन और पुल्लिंग, यह आ गया यानी कि पुल्लिंग हुई है, बुलाए नहीं, एक वचन का प्रयोग किया गया, बुलाया, तो आपकी क्रिया हमेशा कैसे आएगी, एक वचन और पुल्लिंग। याद रखिएगा, एक वचन पुल्लिंग। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हमने कहा था संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति होनी चाहिए। जैसे वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम उन्हीं संज्ञाओं के अनुसार होते हैं जिनके लिए वे प्रयुक्त हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिया, उत्सव मेरा भाई है, वह मेरे ही विद्यालय में पढ़ता है। उत्सव क्या है, लड़का है, तो ये संज्ञा हो गई। जो आप सर्वनाम प्रयोग कर रही हैं तो वो भी की सर्वनाम भी किसके अनुसार होगी, संज्ञा के अनुसार। संज्ञा अगर पुल्लिंग है तो आपके यहाँ पे सर्वनाम भी क्या आएगा, पुल्लिंग ही आएगा, ठीक है। तो आपका जैसे मैंने कहा राधिका मेरी बहन है, ठीक है। आप फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, वह मेरी, यहाँ पे भी मेरी ही प्रयोग होगा, वह मेरी बहन है, सगी बहन है, मेरी हो जाएगा। यानी कि वह तो आपने उसके किसके अनुसार प्रयोग किया,
किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार, यानी संज्ञा के अनुसार। संज्ञा अगर पुल्लिंग है तो आपकी क्या होगी? जो सर्वनाम प्रयोग होगा वो भी पुल्लिंग होगा। अगर यहाँ पर हम लेते कि बहुत सारे बच्चों के नाम लेते तो आपकी जो यहाँ पे सर्वनाम आता वो भी किसके अनुसार आती? संज्ञा के अनुसार आती। विशेषण और विशेष्य की अन्वयति। स्टार्टिंग में मैंने ये बताया था कि विशेषण और विशेष्य की अन्वयति होनी चाहिए। अकारांत विशेषण विशेष्य के अनुसार परिवर्तन होते हैं। अगर अकारांत विशेषण और विशेष्य, आपको पता होगा कि ये क्या है, किसी की विशेषता बता रहा है, ये विशेषण हो गया, और ये क्या है? आपका विशेष्य है। तो अकारांत होगा तो आपकी जो विशेष्य होगा वो भी क्या होगा? अकारांत। जैसे मोटा है तो लड़का ही लगेगा, मोटी। इकारांत। अकारांत विशेषण विशेष्य के अनुसार परिवर्तित होता है, अन्य सभी एक समान रहते हैं। अब यहाँ अकारांत है और यहाँ पे इकारांत है, तो इकारांत किसके अनुसार प्रयोग है? जैसे मोटी है तो लड़की, इकारांत, तो यहाँ पे इकारांत प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपका याद रखिएगा, मोटा लड़का अकारांत, तो अकारांत में जो विशेषण होगा वो विशेष्य के अनुसार होगा। अकारांत विशेषण में किसके अनुसार होगा? विशेष्य के अनुसार। लेकिन आप याद रखिएगा, इकारांत हो जाए तो वो किसके अनुसार बदल जाता है? ये दोनों बदल जाते हैं। जैसे उत्साही, यहाँ इकारांत है तो यहाँ पे ये नहीं कि नवयुवकी लग जाएगा, नहीं, ये वही का वही, जो इसका रूप है वही का वही रहेगा। उत्साही नवयुवक, उत्साही नवयुवतियां या युवतियां, ठीक है। यहाँ पर बदल गया ना, इकारांत होने पर इनका रूप बदल जाएगा विशेषण विशेष्य का, लेकिन अकारांत में बदलेगा नहीं, ठीक है। इकारांत में रूप बदल जाएगा विशेषण और विशेष्य का, अकारांत में रूप नहीं बदलेगा। तो इकारांत में देखा आपने, उत्साही है तो यहाँ पे ये क्या रहा? आपका विशेष्य नवयुवक रहा। क्लियर। अब संबंध संबंधी अन्वय। संबंध कारक या का लिंग वचन संबंधी के अनुसार होता है, ठीक है। संबंध कारक का जो लिंग वचन प्रयोग होगा वो संबंधी के अनुसार। जैसे यह राम का भाई है तो संबंध और संबंधी का आपस में संबंध देख लिया होगा कि क्या है, आपस में दोनों भाई बहन है, भाई हैं, तो ये दोनों का आपस में संबंध है। यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग और वचन के अनेक संबंधी हों, याद रखिएगा इस चीज को, पॉइंट को ध्यान से देखिए। यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग और वचन के अनेक संबंधी हों, यहाँ पर है बेटा और बेटी, तो हमेशा क्रिया क्या आएगी? बहुवचन में। समझ आ गई? यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग और वचन हो, अब मैंने यहाँ पर लगा दिया मेरी बहन का बेटा, लिंग अलग अलग वाला एग्जाम्पल लिया मैंने। यहाँ पर लिंग क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, और यहाँ स्त्रीलिंग हो गया। तो इनकी क्रिया किस में आएगी? बहुवचन में आएगी। हुए हैं, गए हुए हैं, है किस में आ गया? बहुवचन में। समझ आ गई होगी। यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग और वचन, लिंग का मैंने एग्जाम्पल लिया है तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो आपकी क्रिया किस में आएगी? हमेशा बहुवचन में आएगी।